अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस के रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम में है कि देयर इज़ नो रैशनल पी सच दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कहता है कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं होगा कि जिसका आप स्क्वायर लें तो आंसर 2 आए। इसको हम दूसरी तरह इस तरह लिखेंगे कि ऐसा कोई नंबर पी नहीं कि जिसका आंसर स्क्वायर रूट 2 आए और ये रैशनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि स्क्वायर रूट 2 जो है इरेशनल है। ठीक है, यानी कि पी की कोई इरेशनल वैल्यू नहीं है कि उसका आंसर स्क्वायर रूट 2 आ जाए। यानी कि ऐसा कोई भी रैशनल नंबर पी नहीं है कि उसका हम स्क्वायर लें तो आंसर 2 आए करे। ठीक हो गया। इस चीज़ को हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन क्या होती है? कंट्राडिक्शन में इस तरह होता है कि फ़र्ज़ किया अगर हमने कोई रिज़ल्ट जो है उसको प्रूव करना है। ठीक है, अगर किसी रिज़ल्ट का हमने प्रूव करना है तो हम उस चीज़ के उलट कोई चीज़ तसव्वुर कर लेते हैं। जब उस चीज़ को हम लेके चलते हैं तो आगे जाके हमारे पास कोई एक ऐसा रिज़ल्ट बन जाता है जो कि गलत होता है। तो फिर हम कहते हैं कि ये रिज़ल्ट इस वजह से गलत बना, क्योंकि यहाँ पे हम कोई गलत चीज़ अज्यूम कर बैठे थे। ठीक है, तो फिर इस चीज़ के उलट वाली चीज़ ठीक होगी। इसको हम कहते हैं बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करना। ठीक है, तो लेट अस हम सपोज कर लेते हैं कि पी स्क्वायर 2 के इक्वल है। ठीक है, हमने प्रूव करना है ना कि नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि पी स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर 2 आएगा जहाँ पे p एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर p एक रैशनल नंबर है तो p को हम m ओवर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, p एक क्या है? रैशनल है। p क्या है? एक रैशनल नंबर हमने सपोज कर लिया है, तो p को हम m ओवर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये कोई भी रैशनल नंबर होगा, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन मैंने वो रैशनल नंबर दिया है जिसमें m और n की जीसीडी 1 हो। ठीक है, यानी कि m और n ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। m एंड n हैज़ नो कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं कहूँ कि 10/5 है ना, तो 10/5 की कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ 15/10 है। ठीक है, 15/10 है, तो मैं 15/10 यानी कि एक वैल्यू 15 और एक वैल्यू 10 लेने की बजाय मैं अगर इनको कैंसिल कर दूँ तो 5 3 बार 15, 5 2 बार 10, तो मैं ये वैल्यूज़ लूँगा। यानी कि मैं 15/10 लेने की बजाय 3/2 लूँगा, क्योंकि इनकी जीसीडी किसके इक्वल आएगी? 1 आएगी, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने m और n ऐसे नंबर्स लिए हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और इनकी जीसीडी कितनी है? 1 है। ठीक है, मैं अज्यूम करके चला कि p स्क्वायर का आंसर 2 आता है और p एक रैशनल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो p का स्क्वायर 2 के इक्वल है, तो जब p का स्क्वायर लेंगे, p का स्क्वायर 2 के इक्वल है, तो p की जगह पे m ओवर n, तो m ओवर n का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के, तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे देखें तो अब कोई भी चीज़ लें, अगर वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो हमारे पास एक इवन नंबर होता है। ठीक है, आपको पता है इवन नंबर की डेफिनेशन भी कि 2k हमारे पास होता है। ठीक है, और यहाँ पे m और n क्या है? इंटीजर्स हैं। m और n क्या है? इंटीजर्स हैं, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि रैशनल नंबर में ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला नंबर भी जो है ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर n इंटीजर है, n का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई अगर कोई इंटीजर होता हो तो ये इवन की डेफिनेशन होती है, इवन फंक्शन की। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m स्क्वायर क्या है? इज़ इवन है। m स्क्वायर क्या है? इज़ इवन है। अब देखें, कोई भी नंबर ले लें आप, कोई भी नंबर, उसका स्क्वायर करके देखें। फ़र्ज़ किया मैं 2 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर होता है 4। 3 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर होगा 9। ठीक है, 4 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर होगा 16। 5 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। 6 ले लेता हूँ तो 6 का स्क्वायर हमारे पास होगा 36। 7 ले लेता हूँ तो 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है, अगर आप देखें तो इवन नंबर है, अगर इवन नंबर यानी कि इवन नंबर, तो जिसका हमने स्क्वायर लिया वो भी इवन होगा। अगर ये इवन है तो ये भी इवन होगा, अगर ये इवन है तो ये भी इवन है। ठीक है, इसी तरह 8 और 8 8 बार 64, तो अगर ये इवन है तो ये भी इवन होगा। यानी कि अगर m स्क्वायर इवन है तो फिर इसका मतलब है कि m भी हमारे पास इवन होगा। ठीक है,
अगर एम स्क्वायर हमारे पास इवन है तो फिर हमारे पास एम भी इवन होगा। और वैसे ओड का भी थोड़ा सा बता दूं, अगर ये ओड है तो ये भी ओड होगा, अगर ये ओड है ये भी ओड है, ये ओड है ये भी ओड है, ठीक है। तो वैसे मैंने इवन का यहाँ पे काम आना था तो हमने इवन के बारे में लिख लिया। अब एम क्या है, इवन है, तो इवन की डेफिनेशन क्या होती है, इवन की डेफिनेशन ये होती है जो कि 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए, ठीक है। तो एम इवन है तो मैं कहूँगा एम इज़ डिविजिबल बाय 2, एम इज़ डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास m तो इवन है, ठीक है। अब देखें अगर m जो है वो 2 पे डिविजिबल हो रहा है, m जो है वो 2 पे, तो m का स्क्वायर जो है वो 4 पे लाजमी डिविजिबल होगा। कैसे? तो अगर देखें m जो है यानी कि 2 डिवाइड करता है m को, 2 डिवाइड करता है m को, तो अगर 2 m को डिवाइड करता है तो m यानी कि m जो है ये पूरा पूरा डिवाइड होता है 2 से। तो अगर मैं यहाँ पे एक और m लिख लूँ तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड होगा 2 पे, तो m स्क्वायर पूरा पूरा किस पे डिवाइड होगा, 4 पे, ठीक है। अगर m जो है इज डिविजिबल बाय 2 है तो अगर मैं इसी चीज़ को 2 दफ़ा लिखूँ, आपस में मल्टीप्लाई करूँ, तो m स्क्वायर डिविजिबल बाय होगा किस पे, 4 पे, ठीक है। तो अगर m इज़ डिविजिबल बाय 2 है एंड सो, तो फिर m स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ से देखें कि m स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4, क्या m स्क्वायर, तो m की वैल्यू पुट कर दें, m स्क्वायर किसके इक्वल है, 2n स्क्वायर के, ठीक है। m की जगह पे हमने 2n स्क्वायर लिख दिया, तो m की जगह 2n स्क्वायर आ गया, तो 2n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब अगर देखें कि ये चीज़ अगर 4 पे डिवाइड होती है यानी कि 2n स्क्वायर को 4 पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, तो हमारे पास n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 होगा, एंड सो n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब कोई भी चीज़ जो कि 2 पे डिवाइड होती है वो इवन होती है, यानी कि n स्क्वायर जो है इज़ डिविजिबल बाय 2, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, n स्क्वायर इज़ इवन, n स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा, n स्क्वायर भी इवन होगा। क्यों? क्योंकि n स्क्वायर 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है और जो भी पूरा पूरा 2 पे डिवाइड हो उसको हम इवन कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि m स्क्वायर इवन है तो m भी इवन होगा, इसी तरह अगर n स्क्वायर इवन है तो n भी इवन होगा, n इज़ इवन, ठीक है। अब m भी इवन है, n भी इवन है, अगर दोनों इवन है तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। फैक्टर किसे कहते हैं, जो इसको डिवाइड करता है, ठीक है। m भी इवन है, n भी इवन है, तो इन दोनों की जो GCD आएगी वो 2 लाजमी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि m और n दोनों इवन है, यानी कि m को भी हम इस तरह लिख सकते हैं और n भी, ये इवन की डेफिनेशन यही है ना। तो दोनों में देखें ये 2 आ गया, यहाँ पे दोनों में देखें तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे m एंड n बोथ हैव द कॉमन फैक्टर 2, दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया कौन सा, 2। क्यों? क्योंकि m एंड n जो है वो इवन आ गए, ठीक है, बिकॉज m एंड n आर इवन, ठीक है। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। कैसे कंट्राडिक्शन हुई? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या आए थे कि m और n हमने ऐसे नंबर लिए हैं कि उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया, तो दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये वाली चीज़ गलत हो गई। ऊपर हम अज्यूम करके आए थे कि m n के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं कि m और n के कॉमन फैक्टर 2 आ गया है, तो इस वजह से ये कंट्राडिक्शन आ गई, बिकॉज m एंड n हैज़ नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर्स। तो ये कंट्राडिक्शन इस वजह से आई क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर निकल आए हैं, ठीक है। हैंस इट इज़ इम्पॉसिबल, हैंस ये पॉसिबल नहीं है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इज़ इम्पॉसिबल फॉर रैशनल p, ठीक है। p को रैशनल चुना था तो इस वजह से ये कंट्राडिक्शन आई, तो इसका मतलब है कि p रैशनल होने पे ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो p रैशनल होने के लिए इम्पॉसिबल है, तो यही तो हमने साबित करना था कि ऐसा कोई भी रैशनल नहीं है जो कि p स्क्वायर इक्वल टू 2 हो, यानी कि p जो है ये रैशनल नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो ना। उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।